विंडगॉड बोलता है कि वो एलियंस, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है। उन लोगों ने हमारे लोगों को इतने टाइम तक पकड़ के रखा हुआ था। तभी योजी उन लोगों के सामने आता है। वो बोलता है कि हम लोगों को मिले कितना टाइम हो गया ना। विंडगॉड उसे गले लगाता है। वो बोलता है कि योजी, हम दोनों उस अटैक के बाद से आपस में कभी मिले ही नहीं थे। योजी बताता है कि इसकी बॉडी से कुछ अलग स्मेल आ रही है। शायद जब इसका रैंक डाउन हुआ होगा तो इसने दूसरे काम करने चालू कर दिए होंगे, जैसे कि दूसरे की बॉडी के ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई करना। फिर योजी अपने मन में सोचता है कि आखिर विंडगॉड क्या करता होगा। हम देख सकते हैं विंडगॉड ये मजबूरी में नहीं, मजे में कर रहा होता है। योजी उसे बताता है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी ज्यादा काम थे और एक दिन मैं चाहूंगा कि मैं तुम जैसी लाइफ जी पाऊं। विंडगॉड बोलता है कि मैं तुम्हें अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकता। तुमने ओसिड के अंदर घुस के उनके एबिलिटी यूजर्स को हराया था। क्या तुम हमें बता सकते हो कि साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर क्या चल रहा है? योजी उन लोगों को वहाँ की सारी कहानी बताता है। देन लास्ट में वो उन्हें बताता है स्पिरिचुअल स्प्रिंग की लोकेशन के बारे में। विंडगॉड बोलता है कि योजी, जब तुम लोगों ने अपने जजमेंट को स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की थी और अब ये टाइम है तुम अपने दोस्त की मदद करो। जीनियन और बैबल बोलते हैं कि ये बुढ़ा बेशरम है, आखिर ये बात कैसे बोल सकता है? योजी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं विंडगॉड, वैसे भी तुमने हमारी काफी ज्यादा मदद की है और जब हमने ओसिड के लोगों को हराया था तो हमें 2 पोर्शन मिले थे और उनमें से 1 पोर्शन हम तुम्हें देते हैं। योजी जैसे स्पिरिचुअल स्प्रिंग के थोड़े से पार्ट को बाहर निकालता है तो हमें दिखाया जाता है हमारे एबिलिटी यूजर्स को, जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। विंडगॉड योजी से बोलता है कि योजी, क्या तुम सच में मुझे ये देना चाहते हो? तो योजी बोलता है कि हाँ तुम इसे ले सकते हो अभी। विंडगॉड बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा और भूल जाओ जो मैंने अभी कहा है, वैसे भी जजमेंट ने मुझे पास्ट में काफी ज्यादा चीजें दी हैं। योजी बोलता है कि तुम्हें इसे लेना ही होगा और तुम चिंता मत करना इसे रीपे करने का। जब तुम स्पिरिचुअल स्प्रिंग को कंज्यूम कर लोगे तो तुम वापस से रैंक 4 के एबिलिटी यूजर बन जाओगे। विंडगॉड बोलता है कि अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं इसे जरूर लूंगा। हम देखते हैं जेनियन योजी से बोलती है कि आखिर तुम आधे पोर्शन का क्या करोगे? योजी बोलता है कि क्या वो तुम्हें चाहिए? तो जिनियन बोलती है कि हाँ वो मुझे चाहिए। तो योजी बोलता है कि ठीक है तो तुम उसे रख सकती हो। जिनियन बोलती है कि तुम इतनी आसानी से मान गए। योजी बोलता है कि अब हम लोगों ने सारी बातें खत्म कर ली है एनिमे के रिगार्डिंग। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग प्रिपेयर रहो क्योंकि फाइनल फाइट काफी जल्दी आने वाली है। बैबल उन लोगों की बातें सुनता है और वहाँ से मुंह फुला के चला जाता है। तो योजी बोलता है कि आखिर इसे क्या हुआ? तो विंडगॉड बताता है कि शायद उसका इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं है इसलिए वो यहाँ से जा रहा है, पर जब बात ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होगी तो वो कॉपरेट जरूर करेगा। और हाँ योजी, मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, पर व्हाइट कैविटी के अंदर और ज्यादा केयरफुल रहना तुम। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हार्बर सिटी के बीच ट्रीटमेंट प्लांट का सीन, जहाँ पे योजी आया होता है। जिन्होंने मेरी इस सीरीज को पहले से फॉलो किया है तो उन्हें पता होगा कि यही से जजमेंट की शुरुआत हुई थी। योजी बोलता है कि कभी वो यहाँ पे क्वान के संग आया था ताकि वो यहाँ पे कुछ जानकारी इकट्ठी कर सके, पर आज वो इतना ताकतवर हो गया है कि उसे जो भी जानकारी चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है। हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को जो कि बोलता है कि आखिर वहाँ पे कौन है? तो योजी बोलता है कि डुआन शियोलियो, हमें मिले हुए कितना टाइम हो गया ना। डुआन शियोलियो बोलता है तो जजमेंट से योजी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम रैंक 4 के एबिलिटी यूजर हो और आखिर तुम्हारा इस जगह पे क्या काम है? योजी बोलता है कि मुझे यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है ताकि मैं देख पाऊँ कि व्हाइट कैविटी के पीछे आखिर कौन सी दुनिया है। डुआन शियोलियो बोलता है कि वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है और तुम जैसा रैंक 4 का एबिलिटी यूजर भी वहाँ पे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम अपने प्लान को गिव अप कर दो। योजी बोलता है कि उसे किसी भी हाल में वहाँ पे जाना होगा क्योंकि ये चीज ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। डुआन शियोलियो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। वो बोलता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें एसोसिएशन के अंदर ना आने दूं। योजी भी अपना मेटल क्रिएट कर लेता है। वो बोलता है कि अगर तुम वहीं पे खड़े रहोगे तो तुम जरूर मारे जाओगे। शियोलियो बोलता है कि मैं व्हाइट कैविटी का एक गार्डियन हूँ और मैं नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटी का कोई स्ट्रॉन्ग एबिलिटी यूजर वहाँ जाके मरे। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं दे दूंगा ताकि तुम्हारा मन बदल सकूं। योजी बताता है कि पहले की जनरेशन के स्ट्रॉन्ग एबिलिटी यूजर और पावर हाउसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्हें फर्स्ट टाइम के एलियन इन्वेजन को भी रोक दिया था और उन लोगों को खतरे का अंदाजा है, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि उनकी रेस से कोई भी मासूम मारा जाए। तभी उनकी फाइट के बीच में लुओ क्वांग आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे हायर अथॉरिटी से ऑर्डर मिले हैं कि हम लोग योजी को ना रोकें। योजी बोलता है कि बहुत अच्छे। जब वो शियोलियो के पास से गुजरता है तो वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें हीलिंग फ्रूट दिया है, इसकी वजह से तुम पूरी तरीके से हील हो जाओगे, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड समझना। अभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे व्हाइट कैविटी को खोल देते हैं। योजी
उसके अंदर कूद जाता है। वो बोलता है कि व्हाइट कैविटी के पीछे की दुनिया में आ रहा हूँ। शिवलियो बोलता है कि जजमेंट का रैंक 4 का एबिलिटी यूजर, क्या तुम्हें लगता है कि वो वहां से जिंदा बच के वापस आ सकता है? तो लुओ क्वांग बोलता है कि अगर ऐसा नहीं भी हो पाया तो फिर भी हम लोग उसे जरूर याद रखेंगे। जिसके बाद वो व्हाइट कैविटी बंद हो जाती है और हम देखते हैं वो दोनों योजी को सैल्यूट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योजी को, जो कि व्हाइट कैविटी के अंदर की दुनिया के अंदर आ जाता है। योजी बोलता है तो ये है ओडिसी प्लान और यहाँ का मैजिक तो मुझे काफी ज्यादा एंशिएंट लग रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैजिकल सिविलाइजेशन काफी पहले से रहती है। वहाँ की ग्रेविटी और स्मेल भी काफी ज्यादा अलग होती है, इसलिए योजी उसे अडेप्ट करने की कोशिश करता है थोड़ी देर तक। तो जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ड्रैगन के अंदर और वो बोलता है कि इसके अंदर मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक लड़की किसी से बच के भाग रही होती है और उसका नाम होता है नाइफू। उसे पकड़ने वाले लोग बोलते हैं कि प्लीज मिस नाइफू वापस आ जाइए, आप शादी से ही हमारी फैमिली की मदद कर सकती हैं। और मिस नाइफू, हमने सुना है जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग है और पावरफुल है, तो इसमें अनसेटिस्फाई होने की क्या बात है? वैसे भी आपको कभी ना कभी तो शादी करनी होगी, तो क्यों ना आप उसी से शादी कर लो। नाइफू बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि लव क्या होता है और अभी तक मैं किसी से मिली भी नहीं हूँ और तुम मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हो। वो लोग बोलते हैं कि ये शादी एक पॉलिटिकल अलायंस से बंधी हुई है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर आप रैंक 3 के लिए ब्रेक थ्रू कर लेंगी तो शायद फैमिली आपकी ट्रेड ना करे। हम देखते हैं भागते भागते नाइफू का पैर टकरा जाता है और वो वहाँ पे गिर जाती है और हेल्प के लिए मदद मांगती है। तभी वहाँ से ड्रैगन बाहर निकल के आता है। वो बोलता है कि तुम लोगों का बहुत हो गया, तुम एक लड़की का पीछा कर रहे हो और ये किसी भी जेंटलमैन का बिहेवियर नहीं होता। वो लोग बोलते हैं कि बच्चे, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम आगे आ सको? आखिर तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते हम लोग रोनाल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और अब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम लोगों को ये लड़की चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। हम देखते हैं नाइफू उसे देख के बोलती है कि ये कितना ज्यादा कूल है। तभी नाइफू कूद के जल्दी से ड्रैगन के पीछे आ जाती है। वो बोलती है कि हैंडसम प्लीज मेरी मदद करो। ड्रैगन अपनी एबिलिटी ड्रिजल का यूज करता है। वो बोलता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम लोग मुझे कैसे मारोगे। हम देखते हैं ड्रैगन की उस एबिलिटी की वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं उठ पा रहा होता। वो लोग अपने घुटने पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर, हमने आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज आप हमें मिस नाइफू को वापस कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी फैमिली के सर्वाइवल की बात है और मैं होप करता हूँ कि आप इसे समझोगे। ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ और तुम लोग मुझ पे भरोसा कर सकते हो। वो पर्सन बताता है कि ये कहानी है 30 साल पहले की, जहाँ पे मिस नाइफू की आंट को एक सर्वेंट से प्यार हो गया था और जो फैमिली के चीफ थे उन्हें ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया था और उनकी आंट ने काफी ज्यादा उदास रहना शुरू कर दिया और एक टाइम के बाद वो इतनी ज्यादा उदास हो गई कि उन्होंने अपनी लाइफ को खत्म कर दिया ताकि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर पाए। ड्रैगन बोलता है कि तुम इतनी देर से बोले जा रहे हो, तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि आखिर तुम्हारी फैमिली के संग क्राइसिस क्या है जिसकी वजह से तुम्हें एक मासूम लड़के की पॉलिटिकल मैरिज करनी पड़ रही है। पर्सन बताता है कि इस बार की क्राइसिस उनकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि उन लोगों ने जिस आदमी को भगाया था वो एक रैंक 4 का एबिलिटी यूजर बन गया है और वो वापस आने वाला है। ड्रैगन बोलता है कि क्या रोनाल्ड फैमिली के पास कोई वॉरियर नहीं है? तो वो पर्सन बताता है कि अगर उन लोगों को कोई रैंक 4 तक का एबिलिटी यूजर नहीं मिला तो उन्हें डर है कि ये आइलैंड एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। वो बोलता है कि अब आपको पता चला मिस नाइफू, हमारी फैमिली को मैरिज की जरूरत क्यों है, ताकि हम लोग इस क्राइसिस से बाहर आ सके। नाइफू बोलती है तो अच्छा ये बात है। वो पर्सन बोलता है कि मिस नाइफू, अगर अब आपको हमारी फैमिली की सिचुएशन के बारे में समझ आ गया हो तो आप हमारे पास वापस आ जाइए। नाइफू ड्रैगन से बोलती है कि सर प्लीज आप हमारी रोनाल्ड फैमिली की मदद कीजिए ताकि हम इस क्राइसिस से बाहर आ सके, मुझे पता है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है। ड्रैगन बोलता है कि ये उन लोगों का कर्मा है जिसकी वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे से आज मिल पाए, इसलिए वो उनकी रोनाल्ड फैमिली की मदद जरूर करेगा। वो पर्सन बोलता है कि सर अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम इसे रीपे करने के लिए कुछ भी करेंगे। ड्रैगन इसके लिए मान जाता है। वो बोलता है कि मिस नाइफू, हमें एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना चाहिए। रिलेशनशिप का नाम सुन के हम देखते हैं नाइफू काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। ड्रैगन बोलता है कि मिस नाइफू, क्या आप जग तो रही है ना? तो नाइफू बोलती है कि मुझे माफ करना। ड्रैगन बोलता है कि क्या आपके पास कॉपर का कॉइन है? नाइफू बोलती है कि उसके पास कॉपर का कॉइन तो नहीं पर सिल्वर का कॉइन है, क्या वो चलेगा? ड्रैगन अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि नोबल फैमिली के बच्चों के पास सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी भी जो होगी वो सिल्वर की होगी और ओडेसी की कुछ ही नोबल फैमिली है जो कि सिल्वर कॉइन को बचा पाती हैं। नाइफू बोलती है तो ठीक है, ये सिल्वर कॉइन तुम्हारे इस टास्क की पेमेंट है। तो ड्रैगन बोलता है कि सिर्फ एक कॉइन, इससे उसका कुछ भी नहीं होगा। नाइफू बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना? तो ड्रैगन बोलता है कि वो कभी भी लड़कियों से मजाक नहीं करता। वो लोग बोलते हैं कि जैसा कि ये जेंटलमैन हमारी मदद कर रहे हैं इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए, तो अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए। वो लोग ड्रैगन और नाइफू को वहाँ से बाहर लेके जा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि इस फॉरेस्ट के बाहर अंकल टल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नाइफू अंकल टल्स को गले लगाती है।
वो बोलती है कि मैंने आपको कितना ज्यादा मिस किया। तो अंकल टल्स बताता है कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं भागना चाहिए बार बार, और वो हमें बताता है कि ये बच्ची नोबल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और एक दिन ये काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। नाइफू बोलती है कि अंकल टल्स मैं किसी भी ऐरे गहरे से शादी नहीं करना चाहती। नाइफू ड्रैगन का इंट्रोडक्शन देती है। वो बोलती है कि ये एक पावर हाउस है जो कि मुझे रास्ते पे मिले थे और ये हमारी फैमिली की मदद करेंगे ताकि हम लोग इस क्राइसिस से बाहर आ सके। वो पर्सन बताता है कि मैंने जरूरत पड़ने पे ही इन लोगों को वो सारी बातें बताई है और मुझे ऐसा लगता है उस पर्सन को देख के कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। टल्स बोलता है कि ठीक है, पहले हमें घर चलना चाहिए और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये इतनी सी उम्र में रैंक 3 का है और हम इसे एक जीनियस कंसीडर कर सकते हैं, पर अभी भी ये नाइफू के फियांसे को टक्कर नहीं दे सकता। टल्स बोलता है कि प्लीज आप हमारे संग रेड ड्रैगन सिटी के अंदर चलिए, जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी जेब के अंदर से एक स्टोन बर्ड बाहर निकालता है जो कि अपने आप ही काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो लोग बोलते हैं कि अंकल टल्स की अल्केमी फ्लाइंग मशीन अभी भी काम कर रही है और ये लोगों के हिसाब से अपने साइज को चेंज कर सकती है। ड्रैगन जैसे ही उस बर्ड के ऊपर बैठने जा रहा होता है तभी उसके सामने एक सीट आ जाती है। वो बोलता है कि ये बर्ड तो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और ये बर्ड यूजर के हिसाब से ही काम करती है और यहाँ के लोगों की अल्केमी टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। ड्रैगन बोलता है कि अंकल टल्स आखिर नाइफू किस फैमिली के अंदर शादी करने वाली है। टल्स बताता है कि वो बार्टलेट फैमिली के अंदर शादी करने वाली है और उनकी इनहेरिटेंस पावर का नाम है स्वॉर्ड डिसाइपल ऑफ रुइन और उनकी फैमिली का चीफ स्टैम्पैक वो एक रैंक 4 का पावर हाउस है। नाइफू बोलती है कि आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो ड्रैगन बोलता है कि मैं सिर्फ इसके बारे में जानना चाहता था। तो नाइफू बोलती है गुस्से में कि मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। टल्स बताता है कि मिस नाइफू का फियांसे बरेल उनकी फैमिली का एक 3rd रैंक का पावर हाउस है और वो अपनी फैमिली के अंदर एक ग्रेट टैलेंट है और हम लोगों को रेड ड्रैगन सिटी के अंदर पहुंचने में आधा दिन लग जाएगा, इसलिए तुम आराम कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेड ड्रैगन सिटी का सीन जहाँ पे वो लोग पहुंच जाते हैं। ड्रैगन बोलता है कि यहाँ की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा एंशिएंट लग रहा है मुझे। एक पर्सन तभी ड्रैगन को देख के बोलता है कि सर क्या आपको फिश चाहिए। तो हम देखते हैं ड्रैगन उसे देख के शॉक में चला जाता है। नाइफू बताती है कि रेड ड्रैगन सिटी के अंदर यहाँ की मछलियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं दूसरी जगहों से। बोलता है कि चीफ मैं सेफली हमारी यंग लेडी को यहाँ पे लेके आ गया हूँ। हमें दिखाया जाता है रोनाल्ड फैमिली के चीफ का सीन जिसका नाम होता है ब्लूमफील्ड। वो बोलता है कि तुम लोग थक गए होगे, तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी वो ड्रैगन को नोटिस करता है। वो बोलता है टल्स से कि आखिर ये कौन है। नाइफू बोलती है कि इनका नाम है ड्रैगन और मैं इनसे अपने सफर के दौरान मिली थी और ये एक पावर हाउस है और इन्होंने वादा किया है हमसे कि ये हमारी फैमिली की मदद करेंगे इस क्राइसिस से बाहर आने में। ब्लूमफील्ड बोलता है कि ड्रैगन तुमसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुम्हारा रेड ड्रैगन सिटी के अंदर स्वागत है और टल्स अब से तुम्हें ही इनका ध्यान रखना है कुछ दिनों के लिए। नाइफू बोलती है कि फादर ड्रैगन मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसके साथ रहूंगी, ना कि अंकल टल्स। ब्लूमफील्ड बोलता है कि तुम दोनों देखो हमारी यंग लेडी का फेस कितना ज्यादा खराब हो चुका है, तुम्हें दिखता नहीं है ये हमारी यंग लेडी है और तुम्हें इन्हें अच्छे से रखना चाहिए। हम देखते हैं 2 मेड नाइफू को लेके वहाँ से चली जाती है। नाइफू बोलती है कि तुम मेरा इंतजार करना। ड्रैगन को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले उससे। तो हम देखते हैं टल्स बोलता है कि तुम्हारा पहली बार स्वागत है इस रेड ड्रैगन सिटी के अंदर और मैं तुम्हें ये जगह जरूर घुमाना चाहूंगा। टल्स बोलता है कि तुम पूरे दिन कंक्रीट बर्ड पे बैठ के काफी ज्यादा थक गए होगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले थोड़ा आराम कर लो और हम कल कहीं पे घूमने जाएंगे और मैं तुम्हें इस टाउन के सबसे बेस्ट स्ट्रिप क्लब में लेके जाऊंगा ताकि तुम वहाँ पे थोड़े मजे कर सको। हम देखते हैं ड्रैगन को जो रूम मिला होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। ड्रैगन तभी उस जगह की जानकारी लेना शुरू कर देता है। वो शैली कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में जानता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है अजूरा प्लेन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं क्रिस को। तभी उसके पास उसके नए साथी आते हैं। वो बोलते हैं कि लॉर्ड क्रिस हम आ गए हैं। क्रिस बोलता है कि जो वो जानकारी थी क्या तुमने वो कंफर्म कर ली। याकुन बोलता है कि जजमेंट के पिग और योजी ने ओसिड के लोगों से फाइट की थी साउथर्न कॉन्टिनेंट के अंदर और उन्होंने रेड एम्परर और स्टॉर्म लॉर्ड और आर्बिटर को खत्म कर दिया था और जजमेंट के संग कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कई लोगों को यहाँ पे वापस लाया है और यहाँ तक कि उन्होंने स्पिरिचुअल स्प्रिंग को भी ले लिया है उन लोगों से। क्रिस घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि रेड एम्परर को प्रोफाउंड के बारे में 6-7% पता था और ऐसा नहीं हो सकता। योजी क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो। क्रिस बोलता है कि अगर ऐसे ही बार बार जजमेंट ओसिड के लोगों को हराती रही तो मेरा प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा और हम लोगों को उसी प्लान पे काम करना है क्योंकि मेरा प्लान फुल प्रूफ है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन का सीन जो कि बुक पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि शैली कॉन्टिनेंट बड़ा है अजूरा प्लेनेट से 30% और इन लोगों की आंखों में तो अजूरा के रैंक 4 के एबिलिटी यूजर्स कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा नहीं है। तभी ड्रैगन कुछ अजीब नोटिस करता है जहाँ पे वो देखता है कि नाइफू उसकी बालकनी से अंदर आने की कोशिश कर रही होती है। जब वो अंदर आती है तो वो बोलती है कि ड्रैगन गुड इवनिंग
इवनिंग। ड्रैगन बोलता है कि गुड इवनिंग मिस नाइफू। नाइफू बोलती है कि मेरे फादर कितने ज्यादा रूड है, उन्होंने तुम जैसे पावर हाउस के लिए एक अच्छा रूम भी नहीं अरेंज किया और तुम्हारे पास तो तुम्हारी कोई पर्सनल मेड भी नहीं है, ये कितना ज्यादा बेकार है। ड्रैगन उससे बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई मेड होती तो तुम मुझसे मिलने ऐसे नहीं आ पाती। नाइफू बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, ये तो मेरे दिमाग से निकल गया। ड्रैगन बोलता है कि मिस नाइफू आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा किसी एनिमी के चलते। नाइफू बोलती है कि ड्रैगन प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी पर मेरे फादर को अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं बार्टलेट फैमिली के अंदर शादी कर लूं जिसके बाद उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। ड्रैगन जब उसके उदास चेहरे को देखता है तो वो बोलता है कि इसे देख के मुझे फाइफाई की याद आ रही है। वो बोलता है कि तुम्हें पॉलिटिकल मैरिज से काफी ज्यादा नफरत है ना। नाइफू बोलती है कि मैं अपनी आंटी के जैसे बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी एक ऐसा प्यार मिले जिसे मैं कभी भी ना भूल पाऊँ, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ड्रैगन बोलता है कि मैं चाहूंगा कि तुम अपनी इस विश के अंदर जरूर सक्सेस करो और अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर पाऊँ तो तुम मुझे जरूर बताना। ड्रैगन अपने मन में हंसते हुए बोलता है कि इसकी आंखों में सिर्फ जीने के लिए एक ही चीज है, प्यार। तभी हम देखते हैं नाइफू ड्रैगन के पास जाती है और उसे किस कर लेती है। वो ड्रैगन से बोलती है कि तुम भूलना मत, तुमने क्या कहा था, तुम मेरी जरूर मदद करोगे हर तरीके से। जिसके बाद हम देखते हैं नाइफू चुपचाप वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले और यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा ओपन माइंडेड होती है। शायद उस लड़की ने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया ना, मैं सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा पोलाइट होने की कोशिश कर रहा था।